हेलो नमस्कार साथियों, सभी को जय हिंद, जय भारत। सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि हम क्लास को स्टार्ट करें। हमारी क्वेश्चन सीरीज जो कि काफ़ी दिनों से चल रही है, जिसमें आज हमारी 12वीं क्लास होने वाली है। इस सीरीज़ में हम आपको 5000 क्वेश्चन करवाएंगे जो कि राजस्थान जी के संबंधित क्वेश्चन होंगे सभी। तो सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है। इनमें से कौन सा देशांतर है जो कि जैसलमेर से नहीं गुजरता है? चलिए साथियों, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए पहले ऑप्शन देख लीजिए। गुणोत्तर डिग्री 30 मिनट, या फिर गुणोत्तर डिग्री 70 डिग्री, या फिर 71 डिग्री। ऐसा कौन सा देशांतर है जो कि जैसलमेर से नहीं गुजरता है? चलिए साथियों, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। इनमें से कौन सा देशांतर है जो कि जैसलमेर से नहीं गुजरता है? यह भी बता दीजिए कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो जैसलमेर से कौन सा देशांतर नहीं गुजरता है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुणोत्तर डिग्री, जो कि जैसलमेर में नहीं है, पाकिस्तान से गुजरता है। चलिए साथियों, बताइए कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो कहाँ से कहाँ तक है? गुणोत्तर डिग्री 30 मिनट, पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट। चलिए अक्षांशीय विस्तार बताइए साथियों। तो अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा? 23 डिग्री 3 मिनट। कौन सा होता है ये? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है, सॉरी राजस्थान में कौन सी गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितने किलोमीटर है? राजस्थान में कर्क रेखा की कितने किलोमीटर लंबाई है, और राजस्थान में किन किन जिलों से होकर गुजरती है, ये भी बता दीजिए। चलिए ऑप्शन देखिए, 22 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, 26 किलोमीटर, या फिर 28 किलोमीटर। चलिए साथियों, जल्दी जल्दी बताइए, राजस्थान में कर्क रेखा की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? चलिए साथियों, जल्दी जल्दी बताइए। तो कितने किलोमीटर हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, 26 किलोमीटर। और पूछ लिया कि किन किन जिलों में है, तो किन किन में हो जाएगी? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। बांसवाड़ा 2 जिलों से होकर गुजरती है। और डूंगरपुर के कौन से गांव से होकर गुजरती है? चीखली गांव से के नज़दीक से होकर गुजरती है, और कुशलगढ़ तहसील के नज़दीक से गुजरती है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा पाकिस्तान का जिला है जो गंगानगर को पूर्ण रूप से ढकता है? चलिए ऑप्शन देखिए, भावलनगर, भावलपुर, रहीमियार खां, या फिर थार पारकर। तो पाकिस्तान का कौन सा जिला है जो गंगानगर को पूर्ण रूप से ढकता है, तो कौन सा हो जाएगा? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए साथियों। ऑप्शन नंबर ए, भावलनगर, जो कि पंजाब प्रांत का जिला है, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है। तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कितने ज़िले हैं जो कि राजस्थान को टच करते हैं? 3 है। इसमें एक भावलनगर है, फिर भावलपुर है, और एक और कौन सा है? रहीमियार खां, जो कि पंजाब प्रांत में 3 ज़िले आते हैं। और सिंध प्रांत के कौन कौन से हैं? जैसे घोटकी हो गया, घोटकी, सुकूर, सुकूर, खैरपुर, खैरपुर, उमरकोट, थार पारकर। ये 5 ज़िले कौन से हैं? 5 ज़िले हैं सिंध प्रांत के, जो कि राजस्थान को टच कर रहे हैं। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। बीहड़ का संबंध किस क्षेत्र से है? बीहड़ का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑप्शन देखिए, बनास बेसिन से, चंबल बेसिन से, लूनी बेसिन से, या फिर माही बेसिन से। चलिए साथियों, जल्दी जल्दी बताइए, बीहड़ का संबंध किस क्षेत्र से है? तो किस क्षेत्र से हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंबल बेसिन, ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछ ले कि चंबल का उद्गम कहाँ से होता है, तो कहाँ से होता है? एमपी, मध्य प्रदेश में। कहाँ से? कौन सी पहाड़ी है? जन्ना पाव, जन्ना पाव पहाड़ी से उद्गम होता है। और राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है चंबल नदी? तो कहाँ से करेगी? चौरासीगढ़, चौरासीगढ़, जो कहाँ पड़ता है? जो पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़ में पड़ता है। और चंबल की लंबाई, कुल लंबाई कितनी है?
966 किलोमीटर है। अगर पूछ ले कि राजस्थान में कितनी है तो लगभग कितने किलोमीटर है, 135 किलोमीटर है। चलिए साथियों, बीएड का संबंध तो यहाँ से है। चलिए बताइए, डांग का संबंध किन किन जिलों से है, ऑप्शन में बताइए। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, छप्पन का मैदान किन जिलों में है, छप्पन का मैदान किन किन जिलों में है। चलिए ऑप्शन देखिए, प्रतापगढ़ डूंगरपुर में, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा में, उदयपुर राजसमंद में, या फिर भीलवाड़ा और राजसमंद में। छप्पन का मैदान और छप्पन की पहाड़ियाँ दोनों अलग अलग है साथियों। चलिए बताइए, छप्पन का मैदान किन किन जिलों में है, तो किन किन जिलों में है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये क्यों है, क्योंकि यहाँ से कौन सी नदी गुजरती है, माही नदी। माही नदी के किनारे का जो स्थान है, या फिर नदी नाले जो भी यहाँ से निकलते हैं, उनका समूह को क्या कहेंगे, उनको समूह को क्या कहेंगे, मैदान। यहाँ पर ऐसा भी कहते हैं कि मतलब यहाँ पर 56 गाँवों का समूह है, इसी कारण से छप्पन का मैदान भी कहते हैं जिस मैदान पर है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। राजस्थान में अरावली की ऊंचाई बढ़ती है, राजस्थान में अरावली की ऊंचाई कहाँ, किस दिशा में बढ़ती है। चलिए ऑप्शन देखिए, उत्तर से पूर्व में, उत्तर से दक्षिण में, या पूर्व से पश्चिम में, या फिर दक्षिण से पश्चिम में। चलिए साथियों, जल्दी जल्दी बताइए, राजस्थान में अरावली की ऊंचाई बढ़ती है किस दिशा में बढ़ती है, तो किस दिशा में बढ़ेगी, उत्तर से दक्षिण दिशा में, उत्तर से दक्षिण दिशा में। और पूछ ले कि राजस्थान में अरावली का विस्तार किस दिशा में है, तो किस दिशा में हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम से, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता है, उत्तर पूर्व की ओर है। जबकि ऊंचाई का क्रम पूछ ले तो ऊंचाई का क्रम किस दिशा में बढ़ेगा, उत्तर से, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, क्योंकि उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली जो कि कहाँ पर है, जैसे सीकर में हो गई, झुंझुनू, इधर की साइड में अरावली की ऊंचाई कम है, इधर नीचे आएंगे मध्य अरावली, जैसे अजमेर हो गया, और फिर इधर आएंगे तो इधर क्या है, सिरोही, सिरोही में गुरु शिखर, शेर, ये सभी पहाड़ी के है, सबसे ऊंची है, तो यहाँ पर बढ़ेंगी। और पूछ ले कि न्यूनतम ऊंचाई वाले पहाड़ कहाँ पर है, तो कहाँ पर हो जाएंगे, जयपुर में। जैसे जयपुर में कौन सी है, खो, जिसकी लंबाई कितनी है, लगभग 920 मीटर में है। और सबसे ऊंची तो आप सबको पता ही होगा, गुरु, जिसकी 1722 किलोमीटर है। अगर वो 5 और जोड़ दे तो 1727 भी होता है कहीं कहीं। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। हिमालय के पश्चिम घाट के मध्य स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, हिमालय के पश्चिम घाट में सब घाट के मध्य स्थित सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। चलिए साथियों, ऑप्शन देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए साथियों, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, तो कौन सी हो जाएगी, हिमालय के पश्चिम में कौन सी है, अरावली। अगर पूछ ले अरावली सबसे बड़ी कौन सी है, गुरु शिखर है, 722 या फिर 727। ये एग्ज़ाम में कम आती है, एग्ज़ाम में आजकल ज़्यादातर दूसरी ऊंची चोटी या फिर तीसरी पूछते हैं, जैसे शेर, जरगा, दिलवाड़ा, ये पूछी जाती है साथियों। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, सहरिया जनजाति द्वारा किए जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं, सहरिया जनजाति द्वारा जो कृषि की जाती है उसे क्या कहते हैं। जिसे स्थानांतरित कृषि, शहरी जनजाति कौन सी कृषि करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, यानी स्थानांतरित कृषि करते हैं। तो इनमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा, वातरा, वालरा, दज्जिया, या फिर अच्छी माता। चलिए साथियों, जल्दी जल्दी बताइए, तो कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए वातरा। शहरिया जनजाति द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहेंगे, वातरा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। महान भारत जल विभाजक रेखा की संज्ञा किसे दी जाती है, महान भारत जल विभाजक रेखा की संज्ञा किसे दी जाती है। ऑप्शन देखिए, अरावली को, विंध्याचल को, सतपुड़ा को, या फिर इन सभी को। चलिए साथियों, जल्दी जल्दी बताइए, महान भारत जल विभाजक रेखा की संज्ञा किसे दी जाती है, तो किसे दी जाती है, अरावली को। अरावली को क्यों दी जाती है, क्योंकि अरावली सीधी ऐसी है, तो ये थार के मरुस्थल को और इधर वाले को अलग कर देती है। इसे 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा का निर्धारण भी कौन करती है, अरावली पर्वतमाला। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए,
राजस्थान में अरावली की न्यूनतम न्यूनतम में न्यूनतम से सर्वाधिक ऊंचाई वाले जिलों का सही क्रम है। पहले न्यूनतम है, फिर सर्वाधिक ऊंचाई वाले जिलों का सही क्रम बताना है। चलिए ऑप्शन देखिए, सिरोही से अजमेर, सिरोही और जयपुर, सिरोही और सीकर, या फिर जयपुर और सिरोही। चलिए साथियों जल्दी जल्दी आंसर बताना, सोच समझ कर बताना साथियों। पहले प्रश्न को पढ़ लेना फिर आंसर देना है। चलिए साथियों जल्दी जल्दी बताइए। तो क्या पूछा है, न्यूनतम से सर्वाधिक ऊंचाई। पहले क्या बताना है, न्यूनतम। तो न्यूनतम किस में है, न्यूनतम सिरोही में तो नहीं है, अजमेर में, इसमें तारागढ़ है, इसमें सॉरी अजमेर में सबसे, मध्य अरावली में सबसे कौन सी है, मोरारजी। सिरोही, जयपुर में खो है जिस सबसे बड़ी है, वो उसका कितने मीटर है, 920 मीटर है। सीकर में भी तो 1000 कुछ है। रघुनाथगढ़ है, तो सीकर तो नहीं होगा, इसे छोटी तो खो जयपुर में है। तो कौन सी हो जाएगी, पहले न्यूनतम बताने फिर सर्वाधिक, तो कौन सा हो जाएगा, जयपुर और सिरोही में आप सबको पता ही है गुरु शिखर, जिसकी कितने हैं, 1727। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना किस जिले में लगाया गया था। एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना किस जिले में लगाया गया था, जो अभी बंद पड़ा है। चलिए ऑप्शन देखिए, जयपुर में, कोटा में, सवाईमाधोपुर में, या फिर उदयपुर में। चलिए साथियों जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। एशिया का सबसे बड़ा कारखाना किस जिले में लगाया गया, तो किस जिले में लगाया गया था, सवाईमाधोपुर, ऑप्शन नंबर सी। अगर पूछ ले कब लगाया गया था, तो कब लगाया गया था, 1953। और इसका नाम क्या था, जयपुर उद्योग लिमिटेड। अगर ऐसा पूछ ले कि जयपुर उद्योग लिमिटेड का कारखाना कहाँ पर है, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये कारखाना कहाँ पर है, सवाईमाधोपुर में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना है, जो सवाईमाधोपुर में लगाया गया है। तो चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है, राजस्थान का प्रथम शुगर की सार्वजनिक मिल कहाँ पर लगाई गई थी। राजस्थान की प्रथम शुगर की सार्वजनिक मिल कहाँ पर लगाई गई थी। ऑप्शन देखिए, श्रीगंगानगर, उदयपुर, जयपुर, या फिर बूंदी। चलिए साथियों जल्दी जल्दी बताइए, राजस्थान की प्रथम सार्वजनिक मिल जो कि शुगर की थी वो कहाँ पर लगाई गई, तो कहाँ पर लगाई गई थी, श्रीगंगानगर, ऑप्शन नंबर ए। और दूसरी काम सॉरी सहकारी मिल कहाँ पर लगाई गई थी, बूंदी में। क्या नाम था इसका, केसर राय पाटन शुगर मिल, सहकारी शुगर मिल थी, जिसको कब लगाया गया था, 1965 में बूंदी में लगाया गया था। और ये श्रीगंगानगर शुगर मिल कब लगाई गई थी, ये लगाई गई थी 1937 में, जो कि सार्वजनिक मिल है श्रीगंगानगर शुगर मिल, 1937। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। गोरा और बादल की वीरता की गाथाएं किस किले से संबंधित है। गोरा और बादल, तो चलिए साथियों ऑप्शन देखिए, रणथंभौर दुर्ग से, कुंभलगढ़ दुर्ग से, सीमाना दुर्ग, या फिर मेहरानगढ़ दुर्ग से। गोरा और बादल की वीर गाथाएं किस किले से संबंधित है। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। गोरा और बादल, पद्मिनी, 1303। चलिए साथियों जल्दी जल्दी बताइए। 1303 में जो साका हुआ था, राव रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। चलिए साथियों जल्दी जल्दी बताइए किस किले से संबंधित है, तो किसे हो जाएगा, कुंभलगढ़, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, तो राव रतन सिंह और गोरा और बादल ने क्या किया था, केसरिया किया था। और रानी पद्मिनी ने 1600 स्त्रियों के साथ क्या किया था, जौहर। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। जालोर के चौहान शाखा की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है वासुदेव, कीर्तिपाल, पृथ्वी सिंह, या फिर जय सिंह। चलिए साथियों जल्दी जल्दी बताइए, जालोर की चौहान शाखा की स्थापना किसने की थी, तो किसने की थी,
क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कीर्ति पालनी। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबड़ी का मेला आयोजित किया जाता है? ये बताना है सीताबड़ी का मेला किस क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? मारवाड़ में, हाड़ौती क्षेत्र में, वागड़ में या फिर मेवाड़ में? चलिए बताइए साथियों, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सीताबड़ी का मेला बूंदी, बूंदी ये एक ऐसा किस जनजाति से संबंधित है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो बूंदी किस में आता है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ किस में आएगा? हाड़ौती क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। खाटू श्याम जी का मेला किस माह में भरता है? ऑप्शन है फाल्गुन में, भाद्रपद में या सावन में या फिर चैत्र में? चलिए साथियों, जल्दी जल्दी बताइए, खाटू श्याम जी का मेला किस माह में भरता है? तो किस में भरेगा? सीकर, जो सीकर जिले में है खाटू श्याम जी का मंदिर, तो किस में भरेगा? ऑप्शन नंबर ए फाल्गुन में। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। मेवाड़ चित्रकला शैली इससे संबंधित रचना है? मेवाड़ चित्रशैली से इन ऑप्शनों में से कौन सी संबंधित रचना है? ऑप्शन है ज्योतिष रत्नाकर, गीत गोविंद, बनी ठनी, विलास रागिनी। चलिए साथियों, जल्दी जल्दी बताइए, मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित है। तो मेवाड़ चित्रकला शैली से संबंधित क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी गीत गोविंद, बनी ठनी किशनगढ़ की है, किशनगढ़। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है? राजपूत चित्रकला शैली है जिसमें नारियों को शिकार करते हुए चित्रित किया गया है। चलिए ऑप्शन देखिए साथियों, जयपुर शैली में, उदयपुर शैली में, कोटा शैली में या फिर बीकानेर शैली में? चलिए साथियों, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, ऐसी कौन सी चित्रकला शैली है जो राजपूतों से संबंधित है और उसमें नारियों को क्या है, शिकार करते हुए चित्रित किया गया है? चलिए साथियों, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, किस में हो जाएगा? कोटा शैली में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, बनी ठनी चित्र का चित्रांकन किसने किया था? बनी ठनी गोपीराम ने, नागगढ़दास ने, निहाल चंद ने या फिर प्रेमचंद ने? चलिए साथियों, जल्दी जल्दी बताइए, बनी ठनी चित्र का चित्रांकन किसने किया था? बनी ठनी चित्रकला शैली जो कि कहाँ की है? किशनगढ़ की। इसका चित्रांकन किसने किया था? तो किसने किया था? निहाल चंद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। गीत गोविंद सार का संबंध किस चित्र शैली से है? गीत गोविंद सार है जिसका संबंध किस चित्रकला शैली से है? चलिए ऑप्शन देखिए, मारवाड़ चित्रकला शैली से, किशनगढ़ से, मेवाड़ चित्रकला शैली से या फिर बीकानेर चित्रकला शैली से? गीत गोविंद सार का संबंध किस चित्रकला शैली से है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो किस चित्रकला शैली हो जाएगा? मेवाड़ से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या है? बिजोलिया शिलालेख में किस वंश का उल्लेख मिलता है? बिजोलिया शिलालेख में किस वंश का उल्लेख मिलता है? मेवाड़ के गोहिल वंश का, आमेर के चौहान वंश का, जैसलमेर के भाटी वंश का या फिर मारवाड़ के राठौड़ वंश का? चलिए साथियों, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, बिजोलिया शिलालेख में किस वंश का उल्लेख मिलता है? तो किसका मिलता है? आमेर के चौहान वंश का, सॉरी अजमेर के चौहान वंश का। अगर पूछ ले कि बिजोलिया शिलालेख कहाँ पर मिला है, तो कहाँ पर मिला है? भीलवाड़ा में। और कब लिखा गया था? 1170 ईस्वी में लिखा गया था। और बिजोलिया शिलालेख में और क्या मिलता है? जो अपनी सांबर झील का मिलता है, उल्लेख मिलता है इसमें, जिसका निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने करवाया था। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। किस इतिहासकार को राजपूताने का अबुल फजल कहा जाता है? अबुल फजल, राजपूतानों का अबुल फजल किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बांकीदास, मनोहर नैणसी, दयालदास या फिर है मुरारीदान? चलिए साथियों, जल्दी जल्दी बताइए, किस इतिहासकार को राजपूताने का अबुल फजल कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, मनोहर नैणसी को
अगर पूछ ले कि मनोहर नैणसी के प्रमुख ग्रंथ कौन से है तो कौन से हो जाएंगे? एक तो है नैणसीरी ख्यात, नैणसीरी ख्यात, और एक और कौन सा है? मारवाड़रा परगनारी विगत, मारवाड़रा परगनारी विगत, नैणसी ख्यात और मारवाड़ परगनारी विगत किसके द्वारा लिखी गई है? मनोहर नैणसी द्वारा, जिसको क्या कहते हैं? राजपूताने का अबुल फजल कहा जाता है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23। किस पुरातात्विक स्थल को प्राचीन भारत का टाटानगर कहते हैं? ऐसा कौन सा पुरातात्विक स्थल है या सभ्यता है जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है? ऑप्शन है बेराट, कालीबंगा, नोह है या फिर रेड। चलिए साथियों, जल्दी जल्दी बताइए, प्राचीन भारत का टाटानगर किसे कहा जाता है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो प्राचीन भारत का टाटानगर किसे कहेंगे? रेड सभ्यता को, जो कि कहाँ पर है? तो कहाँ पर है ये? टोंक में। अगर पूछ ले कि क्यों कहते हैं टाटानगर, तो टाटानगर किसे कहते हैं? जहाँ पर लोहा क्या हो, भरपूर मात्रा में हो, उसे क्या कहेंगे? टाटानगर कहते हैं। और प्राचीन पुरातात्विक स्थल में लोहा कहाँ पर मिला है? ज़्यादातर रेड में मिला है। इसमें लोहे के अस्त्र शस्त्र मिले हैं, मुद्राएं भी मिली है। इसी कारण ये रेड को क्या कहेंगे? प्राचीन भारत का टाटानगर कहते हैं। अगर बेराट पूछ ले तो कहाँ पर है? जयपुर में, कालीबंगा, हनुमानगढ़ में। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। बीकानेर के किस शासक ने सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? ऑप्शन है रायमल ने, कल्याणमल ने, राव जैत सिंह ने या फिर गंगा सिंह ने। चलिए साथियों, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, बीकानेर के किस शासक ने सम्राट अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो किसने की थी? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, किसने की थी? कल्याणमल ने। अगर पूछ ले कहाँ पर की थी, तो आप सभी को याद होगा, बारमल के सहयोग से नागौर दरबार लगाया गया था, नागौर दरबार। और पूछ ले कब लगाया था? 3 नवंबर 1750 को। इसमें कल्याणमल अपने दोनों पुत्रों के साथ अधीनता स्वीकार करता है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। भरतपुर का जाट सरदार जिसने औरंगजेब के काल में अकबर के मकबरे को खुदवा दिया था, ऐसा कौन सा जाट सरदार था जिसने औरंगजेब के समय में अकबर के मकबरे को खुदा दिया था? ऑप्शन है सूरजमल जाट ने, राजा राम जाट ने, बदन सिंह ने या फिर चूड़ामन जाट ने। चलिए साथियों, जल्दी जल्दी बताइए, अकबर की मकबरे को किसने खोदा था? तो किसने खोदा था? राजा राम जाट ने। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। भटनेर दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन है देवराज ने, भूपत भाटी ने, गंगा सिंह ने या फिर राज सिंह ने। भटनेर दुर्ग जो कि कहाँ पर है? हनुमानगढ़, भटनेर दुर्ग कहाँ पर है? हनुमानगढ़। इसका निर्माण किसने करवाया था? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, किसने करवाया था? भूपत भाटी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भटनेर दुर्ग ने सबसे ज़्यादा विदेशी आक्रमण किस दुर्ग ने से है? भटनेर दुर्ग से। ये क्या है? मिट्टी से बना हुआ दुर्ग है, मिट्टी से बना हुआ दुर्ग है। इसी दुर्ग में मुस्लिम महिलाओं और हिंदू महिलाओं ने भी जौहर किया था। इसके प्रमाण किस दुर्ग से मिलते हैं? भटनेर दुर्ग से मिलते हैं। एकमात्र दुर्ग है जहाँ पर मुस्लिम महिलाओं ने जौहर किया था। तो कौन सा हो जाएगा? भटनेर दुर्ग, जो कि हनुमानगढ़ में है। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। चेतावनी चुंगटिया नामक ग्रंथ की रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई है? चेतावनी चुंगटिया किसके द्वारा लिखित है? चलिए ऑप्शन देखिए, केसर सिंह बारठ है, सूर्यमल मिश्र, प्रताप सिंह बारठ है या फिर जोरावर सिंह बारठ है। चलिए साथियों, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, चेतावनी चुंगटिया किसके द्वारा लिखा गया है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, तो किसके द्वारा लिखा गया है? केसर सिंह बारठ है, चेतावनी चुंगटिया। चलिए ये आप बताएंगे कि चेतावनी चुंगटिया किस किसको लिखे थे? केसर सिंह बारठ ने किसके लिए लिखे थे? आप जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दीजिए, चेतावनी चुंगटिया किसके लिए लिखे थे। चलिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, नागौर की सूफी संत की दरगाह किसके लिए प्रसिद्ध है?
नागौर का कौन सा सूफी था जिसके लिए नागौर की दरगाह प्रसिद्ध है? ऑप्शन है हमीमुद्दीन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया या ख्वाजा सलीम चिश्ती। नागौर की दरगाह किस सूफी संत के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए साथियों। तो नागौर किसके लिए प्रसिद्ध है? हमीमुद्दीन की दरगाह जो कि सूफी संत थे उसके लिए नागौर प्रसिद्ध है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ पर है या दादू पंथ की मुख्य पीठ कहाँ पर है? ऑप्शन है अजमेर, तिलवाड़ा, नारायणा या फिर शाहपुर। चलिए साथियों जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। दादू पंथ की मुख्य पीठ कहाँ पर है या गद्दी कहाँ पर है? तो दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ पर है? कहाँ पर हो जाएगी साथियों? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। कहाँ पर हो जाएगी? नारायणा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। भूरिया बाबा किस जाति के आराध्य देवता है? भूरिया बाबा किस जाति के आराध्य देवता है? ऑप्शन है गोडवाड़ के मीणों के, अजमेर के चौहानों के या फिर उदयपुर के सिसोदिया वंश के या फिर देवड़ा राजपूतों के। चलिए साथियों बताइए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। भूरिया बाबा किस जाति के आराध्य देवता हैं? तो भूरिया बाबा किस जाति के आराध्य देवता हो जाएंगे? गोडवाड़ के मीणों के। चलिए आगे देखते हैं साथियों। तो आज की क्लास में जीके से संबंधित इतने ही क्वेश्चन थे। कुछ कंप्यूटर से संबंधित शॉर्टकट की है उसको कर लेते हैं। तो देखिए साथियों ये कितने नंबर की है? कंट्रोल ये 11 नंबर की है। 10 हमने 2 पहले क्लासों में कर चुके हैं। तो 11 नंबर कौन सी है? कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के मतलब क्या होता है? कंट्रोल प्लस के से हाइपर लिंक। हाइपर लिंक हाइपर लिंक जैसे हमें कुछ किसी की लिंक को देना है, जैसे ऑनलाइन के लिए पीडीएफ में देना है, तो उससे क्या किसके लिए जरिए देंगे? कंट्रोल प्लस के हाइपर लिंक। चलिए साथियों अगली है अपने 12 नंबर की। कौन सी है? कंट्रोल प्लस एल। 12 नंबर कौन सी है? कंट्रोल प्लस एल बराबर क्या होता है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। तो कंट्रोल प्लस एल क्या होता है? लेफ्ट अलाइजमेंट। लेफ्ट अलाइजमेंट। तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे हमें पीडीएफ में ऐसे लिख रहे हैं शुरू से, अगर हमें लेफ्ट से लिखना है तो इसका यूज़ करेंगे। जैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक लाइन यहाँ से फिर बीच में से भी लिख सकते हैं। तो लेफ्ट का मतलब है लेफ्ट से, बाएं से लिखने के लिए, इधर से लिखने के लिए लेफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। चलिए साथियों अगला है कंट्रोल प्लस एम जो कि 13 नंबर है। कंट्रोल प्लस एम बराबर क्या होता है? क्या होता है? पैराग्राफ। पैराग्राफ इंडेंट राइट। इंडेंट राइट। तो पैराग्राफ को राइट के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस एम का। चलिए साथियों अगला है कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन 14 नंबर है। कंट्रोल प्लस एन किसके लिए यूज करेंगे? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। कंट्रोल प्लस एन के लिए कंट्रोल प्लस एन न्यू, यानी हम कुछ डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, अगर हमें कुछ नया डॉक्यूमेंट बनाना है तो या तो हम ओपन में जाकर सीधे फाइल में जाकर न्यू कर लेंगे, या फिर शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस एन न्यू फाइल के लिए। न्यू फाइल के लिए कंट्रोल प्लस एन। चलिए साथियों आज का लास्ट है 15 नंबर कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ बराबर क्या होता है? कंट्रोल प्लस ओ, ओ यानी ओपन, यानी पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस ओ का। चलिए साथियों आके देखते हैं ये इनके आंसर है। यदि तो साथियों आज की क्लास में इतना ही है। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि हमारी श्री कृष्ण सीरीज़ की 12 क्लास कंप्लीट हो चुकी है। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने कर चुके हैं। यदि आपको पसंद आ रही है या फिर इसमें कुछ और सुधार किया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिसे हम करेंगे। और इस क्लास की पीडीएफ रोज़ाना की तरह आपको मिलती है। टेलीग्राम चैनल RP को ज्वाइन कर लीजिए। तो आज की क्लास में इतना ही। सभी को जय हिंद, जय भारत।